morning, students. In our last class, we have discussed that the exchange of water as well as the gases takes place from the cell, from the semi-permeable membrane of the cell, that is called the cell membrane, right? And the process of diffusion of water is called as the osmosis. In that, we have discussed the two activities that are related to the osmosis, right? From today, we are going to start with here with the next paragraph. Unicellular freshwater organisms and most plant cells tend to gain water through osmosis. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं और बहुत से जो प्लांट सेल्स होते हैं वो उन सभी में जो वाटर गेन है वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू होता है, राइट? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर by plant roots is also an example of osmosis. प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, तो प्लांट की जो रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं वो भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू करती हैं. Thus, diffusion is important in exchange of gases and water in the life of a cell. तो जो डिफ्यूजन है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसेस और वाटर के एक्सचेंज के लिए किसी भी सेल में. इन एडिशन टू दिस द सेल्स ऑल्सो कंटेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट. जो सेल है उसको अपना जो न्यूट्रिशन है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से भी मिलता है. डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज़ ऑफ एनर्जी. अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल के अंदर और बाहर जा सकते हैं थ्रू अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, राइट? जो मिनरल्स होते हैं और जो वाटर होता है, जो न्यूट्रिशन होता है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करने के लिए हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी काम करते हैं जो कि इस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं इन आवर होल बॉडी. The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called lipid and proteins. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, राइट? और वो किससे मिलकर बनी होती है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी होती है जिनको हम बोलते हैं लिपिड और प्रोटीन्स. However, we can observe the structure of the plasma membrane only through an electron microscope. हम किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सिंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम किसी भी सेल ऑर्गेनल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो एनेबल्स द सेल टू engulf in food and other materials from its external environment. चूँकि सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली वो फूड को एंगल्फ करते हैं, मतलब फूड को निगलते हैं थ्रू द मेम्ब्रेन ओनली. जब हम अमीबा में डाइजेशन की प्रोसेस आप पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लासेस तो आप देखेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अपने आसपास में उनके आसपास में जो भी फूड पार्टिकल होता है उसको एंगल्फ कर लेती है, उसको निगल लेती है, राइट? और इस तरीके से जो अमीबा होता है उसको अपना न्यूट्रिशन मिलता है. तो ये सब क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है, राइट? सच प्रोसेसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिन. और इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है एंडोसाइटोसिन. अमीबा रिक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेसेस. जैसा कि अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि जो अमीबा होता है उसमें इस तरीके की प्रोसेस से न्यूट्रिशन होता है और जो अमीबा है उसको अपना फूड इसी प्रोसेस के थ्रू मिलता है. फाइंड आउट अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फ्रॉम रिसोर्स इन द स्कूल लाइब्रेरी और थ्रू द इंटरनेट. आप इंटरनेट से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं सो दैट यू विल गेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन microscope, right? Now the next topic that we are going to study is the cell wall.
हमने पढ़ा कि जितने भी सेल्स होते हैं उसमें तीन चीज़ें मेनली होती हैं, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एज वेल एज द साइटोप्लाज्म। ये जो तीन चीज़ें हैं, ये जो तीन ऑर्गेनल्स हैं, वो सारे सेल्स में प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा कुछ और भी ऑर्गेनल्स होते हैं जो पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली कुछ सेल्स में मिलते हैं और दूसरे सेल्स में ये नहीं मिलते हैं, जिसमें से एक है सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में हमको देखने को मिलती है, और एनिमल सेल में ये जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। तो ये सेल वॉल क्या होती है, क्या काम करती है, वो समझते हैं। Plant cells, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, आपको पता है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। द प्लांट सेल what is mainly composed of cellulose। जो प्लांट सेल होता है वो मेनली सेल्यूलोज से बना होता है। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। जो सेल वॉल होता है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है और प्लांट्स को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। जो प्लांट्स को स्ट्रेंथ मिलती है वो इसी के थ्रू मिलती है। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall। जब भी लिविंग प्लांट सेल वाटर को लूज करता है ऑस्मोसिस की प्रोसेस से, मतलब जब उनमें वाटर का लॉस होता है प्लांट्स में, तो उसके कारण जो सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं या श्रिंक हो जाते हैं, हम बोल सकते हैं सिकुड़ जाते हैं। Contraction of the content of the cells away from the cell wall. This phenomena is known as the plasmolysis। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। We can observe this phenomena by performing the following activity। आप इस फिनोमिना की स्टडी कर सकते हैं, इस फिनोमिना को हम समझ सकते हैं by the activity that is being given here। Let us go through the activity। Mount the peel of Rio leaf in water on the slide and examine cells under the high power of the microscope। आपने रियो लीफ की एक पील निकाली और उसको आपने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। नोट दैट स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। आपको छोटे छोटे से ग्रीन कलर के पिगमेंट जैसा कुछ दिखेगा, ग्रैन्यूल्स दिखेंगे, और ये जो ग्रैन्यूल्स हैं उनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। और ये जो ग्रीन सब्सटेंस होता है इन ग्रैन्यूल्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट आपको देखने को मिलेगा, ग्रीन कलर का सब्सटेंस देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। अब आपने क्या किया, जो माउंटेड लीफ है उसके ऊपर आपने शुगर का या सॉल्ट का एक सॉल्यूशन लगाया। वेट फॉर अ मिनट। आप 1 मिनट तक हम वेट करेंगे। एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप व्हाट डू यू सी। अब आपने वो लगाने के बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा एंड यू हैव ऑब्जर्व्ड इट, और फिर आपने उस क्या देखा वो चीज़ देखते हैं। नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब आपने क्या किया, जो रियो लीव्स हैं उनको लिया और उनको वाटर में बॉईल किया कुछ देर के लिए। दिस किल्स द सेल्स। अब जब आपने उसको बॉईल किया है वाटर में, तो उसके कारण क्या होगा, कुछ सेल्स जो हैं वो मर जाएंगे। देन माउंट वन लीफ ऑन द स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। अब आपने उस लीफ को स्लाइड पर माउंट किया और फिर आपने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और वाटर ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। अब आपने उस पर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन लगाया शुगर या सॉल्ट का माउंटेड लीफ के ऊपर। नाउ वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व इट। आप कुछ देर रुके और फिर आपने उसको ऑब्जर्व किया। व्हाट डू यू फाइंड, डिड प्लाज्मोसिस अकर नाउ। आपने फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, अब क्या प्लाज्मोसिस आपको देखने को मिलेगा। सो व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से हमको क्या समझ में आया, इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स
and not dead cells are able to absorb water by osmosis. हमको क्या समझ में आया कि जो लिविंग सेल्स हैं केवल वही वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएंगे और जो डेड सेल्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे ऑस्मोसिस की प्रोसेस से, राइट. Cell wall permit the cell of the plant, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting. जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली क्या काम करती है, प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया में ही हमको सेल वॉल देखने को मिलती है, एनिमल सेल में ये देखने को नहीं मिलती है. और सेल वॉल का काम होता है प्लांट्स को, बैक्टीरियाज को और फंजाई को प्रोटेक्ट करना. चूँकि देखो एनिमल्स तो ऐसा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद से, है ना, सिंस वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. अगर बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए किसी भी तरीके से वो अपने आप को बचा सकते हैं. लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता है. प्लांट तो एक जगह पे स्थिर रहता है, वो कहीं चल के तो जा नहीं सकता है, तो उसको प्रोटेक्शन की ज़्यादा नीड होती है. इसलिए उनमें सेल वॉल होती है जो कि उनको प्रोटेक्ट करती है ना, फ्रॉम द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर कह लें या फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स कह लें, राइट. इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस. और इस तरह के सेल्स में जो प्लांट्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. द सेल स्वेल्स बाइंडिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल. अब जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, सेल स्वेल हो जाएगा, मतलब जो सेल है वो एक्सपांड हो जाएगा, जिसके कारण सेल वॉल के अगेंस्ट एक प्रेशर डेवलप होगा. द सेल वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल. और जो सेल वॉल है वो उतना ही अमाउंट का प्रेशर अप्लाई करेगी सेल के अंदर, बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स, उनकी वॉल्स के कारण. Such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cell. और इस कारण से ये जो सेल्स होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में भी विथस्टैंड कर पाते हैं, रह पाते हैं, एज़ कम्पेयर टू द एनिमल सेल्स, राइट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ द न्यूक्लियस. अभी तक हमने पढ़ा सेल वॉल. सेल वॉल क्या काम करती है, सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. ये एनिमल सेल में नहीं होती है, इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल, कुछ बैक्टीरियाज में और कुछ फंजाई में ही प्रेजेंट होती है, राइट. अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द न्यूक्लियस. क्या काम करता है न्यूक्लियस, समझते हैं. रिमेंबर द टेम्पररी माउंट ऑफ ऑनियन पील वी प्रिपेयर्ड. हमने अनियन पील जो प्रिपेयर करी है, जिसकी टेम्पररी स्लाइड हमने बनाई है, उसको हम देखते हैं. वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील. वाई? जब हम ये लैब में ये टेम्पररी पील्स बनाएंगे, इनकी स्लाइड्स बनाएंगे, तो उस पर हम आयोडीन का सॉल्यूशन लगाते हैं. तो हम उस पर आयोडीन का सॉल्यूशन क्यों लगाते हैं? वट वुड वी सी इफ़ वी ट्राइड ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन. अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन नहीं लगाएंगे और जब बिना आयोडीन सॉल्यूशन लगाए अगर हम उस पील को ऑब्जर्व करें माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमको क्या देखने को मिलेगा? ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज़. जब हम लैब में होंगे तो इसको हम ट्राई करेंगे और हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस आता है, आयोडीन लगाने के बाद और आयोडीन बिना लगाए. फर्दर, व्हेन वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील, डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड. जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन लगाया उस पील पर, तो क्या सारे सेल्स इवनली कलर्ड दिखेंगे, मतलब क्या सारे सेल्स पर ये जो कलर है वो इक्वली स्प्रेड होगा? सो अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन, डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेल गेट कलर्ड डिफरेंशियली. सो हर एक सेल का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो अलग अलग होता है. मतलब एक सेल के अंदर अलग अलग पार्ट में जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो अलग अलग होता है. तो सिंस अलग अलग पार्ट का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है, इसलिए सभी पर जो कलर होगा वो भी अलग अलग होगा, राइट. सम रीजन अपीयर डार्कर देन द अदर रीजन. कुछ रीजन्स जो हैं वो डार्कर लगेंगे, कुछ रीजन्स जो हैं वो लाइटर लगेंगे.
Apart from iodine solution, we could also use saffronine solution or methyl blue solution to stain the cells. आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा हम सैफ्रनीन का भी यूज़ कर सकते हैं, मिथाइल ब्लू का भी यूज़ कर सकते हैं सेल्स को कलर करने के लिए, उनको स्टेन करने के लिए. We have observed cells from an onion. Let us now observe cells from our body. अब हमने जो सेल्स को ऑब्जर्व किया है अनियन पे, उसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि कैसे जो आयोडीन है उसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और क्यों उससे हमको जो सेल हैं वो ज़्यादा अच्छे से दिखेंगे. सो लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट. हमने एक ग्लास स्लाइड ली और उस पर वाटर की एक ड्रॉप हमने ली. यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चीक. अब आपने क्या किया, आइसक्रीम स्पून का यूज़ करके हमने उसकी जो इनसाइड सरफेस, एक चीक की जो इनसाइड सरफेस होती है, हमने उसको निकाला. डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून. क्या स्पून पर कोई मटेरियल स्टक हुआ है? सो विद द हेल्प ऑफ अ नीडल वी कैन ट्रांसफ़र दिस मटेरियल and spread it evenly on the glass slide kept ready for this. इसके बाद हमने एक नीडल की हेल्प से जो मटेरियल है उसको ट्रांसफ़र किया और उसको ग्लास स्लाइड के ऊपर रखा. टू कलर द मटेरियल वी कैन पुट अ ड्रॉप ऑफ मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन ऑन इट. इसको कलर करने के लिए हमने क्या किया, इस पर मिथाइल ब्लू की एक ड्रॉप डाली. नाउ द मटेरियल इज़ रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर द माइक्रोस्कोप. अब हम क्या करेंगे, इस मटेरियल को ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर. डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ऑन इट. और इसके ऊपर कवर स्लिप लगाना ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, तो हमने इस पे ऊपर एक कवर स्लिप लगा दी और फिर इसको ऑब्ज़र्व किया. व्हाट डू वी ऑब्ज़र्व, हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे. व्हाट इज़ द शेप ऑफ द सेल्स वी सी. जो सेल्स बने हैं उनका शेप क्या होगा. ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट. जैसा भी शेप हमको दिखेगा हम उसको शीट पर बनाएंगे. वॉज देयर अ डार्की कलर्ड स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ द सेल. जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमको सेंटर में एक डार्क कलर का सेंटर में एक स्पॉट देखने को मिलेगा. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस. और ये जो सेंटर का जो पार्ट होगा जो डार्क होगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस. वर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर्स इन द अनियन सेल्स. क्या ऐसे ही स्ट्रक्चर्स हमको अनियन सेल में भी देखने को मिले थे. सो स्टूडेंट्स, आपने 8th में भी पढ़ा होगा सेल के बारे में. किसी भी सेल में एक सेंटर में एक ब्लैक डॉट जो हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. ये हर सेल में प्रेजेंट होता है. क्या इसका क्या काम होता है, क्या चीज़ें होती हैं इससे रिलेटेड, वो सब समझते हैं. द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस के ऊपर एक डबल लेयर की कवरिंग होती है, एक कवर होता है जिसको हम बोलते हैं सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उस पर बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसके कारण जो मटेरियल है वो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है. दैट इज़ द साइटोप्लाज्म विच वी विल टॉक अबाउट इन द सेक्शन दिस वन. सो जो मटेरियल अंदर से बाहर और बाहर से अंदर हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे. द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स. जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स. जो कि कैसे दिखते हैं, एक रॉड के शेप के दिखते हैं. ओनली व्हेन द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड. और ये केवल तब दिखते हैं जब सेल जो है वो डिवाइड होने वाला होता है. आपको पता है जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं, सेल डिवीज़न की प्रोसेस होती है. तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमको तब देखने को मिलते हैं जब ये सेल डिवाइड होने वाले होते हैं. क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स.
ये क्रोमोसोम्स क्या काम करते हैं? क्रोमोसोम्स में बेसिकली क्रोमोसोम्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन से कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में इनहेरिट होंगे। आपको पता है कि जब भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में इनहेरिट होते हैं, राइट। हमारे कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो हमें हमारे पेरेंट्स से आए हैं। सिमिलरली जब भी कोई ऑफस्प्रिंग होता है तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स से आते हैं। तो कौन से कैरेक्टर्स आगे इनहेरिट होंगे, आगे ट्रांसफ़र होंगे, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन किस में होती है? क्रोमोसोम्स के अंदर होती है। और ये क्रोमोसोम्स किस में होते हैं? न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से। DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cells। जो DNA molecules होते हैं इनमें इंफॉर्मेशन होती है जो कि ज़रूरी होती है सेल्स के कंस्ट्रक्शन और उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ DNA आर कॉल्ड जीन्स। DNA के जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं उनको हम जीन्स बोलते हैं। In a cell which is not dividing, this DNA is present as a part of क्रोमेटिन मटेरियल। एक सेल जो कि डिवाइड नहीं हो रहा है उस सेल में जो डीएनए है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कैसा दिखता है? एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, उस तरह का दिखता है ये। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized into chromosome। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेता है क्रोमोसोम्स के अंदर, राइट। द सेल प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। जो न्यूक्लियस होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म द टू न्यू सेल्स। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक सिंगल सेल डिवाइड होता है और वो दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at the maturity। ये एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है environment के साथ ये डिटरमाइन करने में कि what form it will exhibit। कोई सेल मैच्योर होने के बाद किस तरीके का बनेगा, इस चीज़ को भी डिसाइड करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्रोमोसोम्स बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। सेल के अंदर की जो केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? दीज क्रोमोसोम्स। In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो पुअरली डिफाइंड रहता है। मतलब उनका न्यूक्लियस को आप क्लियरली स्पॉट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, राइट। सिंस मेम्ब्रेन ही नहीं होगी मतलब अगर उसका कोई कवर ही नहीं होगा तो हम उसको क्लियरली स्पॉट नहीं कर पाएंगे। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। और ऐसा अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जहाँ पर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं है, ऐसे रीजन को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। सच रीजन्स whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotes। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उनको बोला जाता है प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब प्रिमिटिव और प्राइमरी और कैरियोट्स का मतलब कैरियोन या न्यूक्लियस। सो ऐसे सेल्स जिनके न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप के हैं, पुराने टाइप के हैं और जिनमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं होती है उनको बोला जाता है प्रोकैरियोट्स। ऑर्गेनिजम्स विथ सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स।
ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उनको हम बोलते हैं यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स also lack most of other cytoplasmic organelles present in eukaryotic cells. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ दूसरे ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं जो कि यूकैरियोट्स में होते हैं. Many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized part of the cytoplasm. और इन सभी ऑर्गेनल्स का जो काम है वो कौन करता है? साइटोप्लाज्म करता है. द क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेनस वेसिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट विद द प्लास्टिड एज इन द यूकैरियोटिक सेल. और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उसमें जो क्लोरोफिल होता है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड होता है. यूकैरियोट्स में तो क्या होते हैं? प्लास्टिड्स होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ये सब होते हैं. लेकिन बैक्टीरिया में इस तरीके के प्लास्टिड्स नहीं होते हैं और जो क्लोरोफिल होता है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में होता है वेसिकल्स के फॉर्म में. राइट. प्रोसेस दोनों में होगी लेकिन उनमें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है और प्रोकैरियोट्स में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है. राइट. हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ प्रोकैरियोटिक सेल. अ प्रोकैरियोटिक सेल में लुक लाइक दिस, जहाँ पे आप न्यूक्लियस को क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिल रही है. राइट. So students, we have seen two cell organelles, that is the cell wall and nucleus. Both are very important. Now in our next class we will discuss the next cell organelle, that is the cytoplasm. So that's all for today's class. Thank you.